नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हमारी सरकारें जनता के पैसों की जो छरवाली लगाती हैं उसमें तमाम अखबार और न्यूज़ पोर्टल ऐसे तरबतर हो जाते हैं कि विज्ञापनों को खबर बना देते हैं और असली खबरों को कुलना लुका देते हैं। उन्हीं तमाम लुकाई छिपाई और ढकाई खबरों को सोर सार के हम एक बार फिर से लाए हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। Supported by Mukteshwar Himalayan Resort and Pithoragarh Group of Institutions. Pithoragarh Group of Institutions, renowned for nursing, paramedical, hotel management, agriculture and multiple computer application courses. उत्तराखंड में लूट की ऐसी कुकरगत्त मच चुकी है कि हमारा प्रदेश संभवतः अब देश के सबसे भ्रष्ट प्रदेशों में शामिल है और इस दावे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भर्ती घोटालों से लेकर पेपर लीक तक और हाईवे घोटालों से लेकर जमीनों की लूट तक हर तरह की बंदरबाट यहां धड़ल्ले से होती है। खनन और शराब के कारोबार में मची अंधेरगर्दी तो ऐसी है कि खुद सत्ता पक्ष के नेता ही कई बार ये मुद्दे उठाते हुए कह चुके हैं कि चुचों बस भी करो और बाकी सब पर कांडे लगाइए। सिर्फ पिछले एक हफ्ते के घटनाक्रम को ही देख लीजिए कि प्रदेश की मवासी घाम लगाने में हमारे नेता और अधिकारी कैसे रपरपे हुए हैं। इस एक हफ्ते में सामने आए घोटालों के आधार पर ही आप आराम से बींग सकते हैं कि बाबू क्या साब क्या मंत्री संतरी क्या क्या का जब कौन झोला, अरे घूसखोरों की यूनियन बनी चल लोला ही लोला सब एक ही खोला। सबसे पहला मामला कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ देखिए, जहां पूरा कृषि मेला ही सपोर्ट जाने का बंदोबस्त हो चुका था, लेकिन बात लीक हो गई तो पूरा मेला ही गायब कर दिया गया। ये कृषि मेला शुरू होना था 14 जून से देहरादून के गढ़ी कैंट में और इसका नाम था एग्री मित्र उत्तराखंड 2025। मेले का उद्घाटन करने के लिए आना था देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को और हमारे मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और राज्यपाल के साथ ही कई राज्यों के कृषि मंत्री इसमें शामिल होने वाले थे। सबको न्योते जा चुके थे और 12 राज्यों के कृषि मंत्रियों ने तो अपने अपने आने की स्वीकृति भी दे दी थी। देहरादून समेत कई जगहों पर इस मेले के आयोजन से संबंधित पोस्टर बैनर लगा दिए गए थे, जिसमें लाखों रुपए घाम लग चुके थे। लेकिन पूरे मेले को ही सपोर्ट जाने का असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार अपने साथियों को लेकर गढ़ी कैंट के महिंद्रा ग्राउंड पर पहुंचे। उनके अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि मेले के टेंडर 11 जून की रात 9:30 बजे खुलने थे, लेकिन 9 जून से ही सहारनपुर के एक ठेकेदार ने महिंद्रा ग्राउंड में काम भी शुरू करवा दिया था। ठेकेदार साहब को जरूर ये दिव्य स्वप्न हुआ होगा कि टेंडर उन्हीं के नाम खुलेगा, इसलिए उन्होंने करोड़ों रुपए का सामान मैदान में उतरवा दिया और मेले की तैयारी में पूरे लाओ लश्कर के साथ जुट गए। लेकिन स्वाभिमान मोर्चा के लोग जब मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बारे में सवाल उठाना शुरू किया तो प्रशासन में हेबोए हेबुबा होना शुरू हुआ और रातों रात वो पूरा सामान, जो संभवतः कई ट्रकों में भरकर आया होगा, सुबह तक साफ कर दिया गया। बॉबी पंवार ने इस बारे में बयान दिया है कि इस पूरे प्रकरण से ये स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से मैनेज की जा रही है और कहीं ना कहीं कृषि मंत्री की संलिप्तता या मौन सहमति इसमें जरूर है। सरकार ने स्थानीय लोगों को टेंडर में प्राथमिकता देने की बात को ठेंगा दिखाते हुए ये कार्य बाहरी व्यक्ति को कैसे और क्यों दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे ये इतना बड़ा सवाल भी नहीं है। सभी जानते हैं कि ऐसे टेंडर खुलने से पहले ही किसी खास व्यक्ति को कैसे और क्यों आवंटित हो जाते हैं। कमीशन के मीट भात का गणित समझना इतना मुश्किल है ही कहाँ। लेकिन पहले कम से कम इतना तो होता था कि नेगीदा अपने गीत में लिखते थे कि माछू पानी पेंदुनी दिखे, पंछी डाला सेंदुनी दिखे, और लेंदु तू छैच भैजी घूस सब बिजणदन, पर झूठ किलेबुन कभी लेंदु नहीं दिखे। अब स्थिति बदल चुकी है और खुला खेल फर्रुखाबादी हो चुका है। एक तरफ धामी जी दावा करते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार की धौड़ मड़का दी है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पूरी रफ्तार से ऐसे ही दौड़ता रहता है जिसे कभी कभी ही कोई लंगड़ी मारकर गिरा पाता है, जैसे इस बार स्वाभिमान मोर्चा ने गिरा दिया। इसलिए सरकार बहादुर को पूरा मेला ही रद्द करवाना पड़ा। ये कारनामा उन्हीं गणेश जोशी जी के मंत्रालय में हुआ है जिन पर पहले से ही घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले लंबित हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसा आयोजन जिसमें देश के कृषि मंत्री से लेकर कई राज्यों के कृषि मंत्री शामिल होने वाले थे, उसमें भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी खबर आई कि मेला ही रद्द करना पड़ा। लेकिन इस खबर की कहीं व्यापक चर्चा नहीं है। कायदे से इस खबर को प्रदेश के सभी अखबारों की मुख्य खबर होना चाहिए था।
लेकिन ये सिरे से गायब कर दी गई, क्योंकि सरकारी राजस्व की एक एक तुराक सभी अखबारों को इसीलिए दी जाती है कि वो वही खबरें दिखाएं जिनमें धामी जीत धाकड़ नजर आते हों। ये तुराक पाने वाले अखबारों पर भी अभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी समझते हैं कि उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टियों पर ऐसे कांडे क्यों लगे हुए हैं कि वो भ्रष्टाचार के इन तमाम मुद्दों को नहीं उठा पाती। कांग्रेस समेत यहाँ के कथित क्षेत्रीय दलों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कौड़ी न काम का बल दुई भय राम का। कांग्रेस इतने समय यहाँ सत्ता में रही, आज भी उसके कई विधायक हैं, लेकिन फिर भी घोटालों की खबर या तो किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के हवाले से बाहर आती है या अभी 4 दिन पहले बने स्वाभिमान मोर्चा के नेताओं के हवाले से। क्या कांग्रेस और अन्य दलों के सूत्रों से ज्यादा मजबूत बॉबी पवार, मोहित डिमरी और लुसुन टोडीरिया जैसे नौजवानों के सूत्र होंगे जो सच में प्रदेश के विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? निश्चित है कि कांग्रेस के पास सूत्र भी हैं और उन्हें घोटालों की जानकारियां भी इन युवाओं की तुलना में कहीं ज्यादा होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके खुद के कई खनन पट्टे, शराबों के ठेके और अन्य टेंडर चल रहे हैं, इसीलिए वो मित्र विपक्ष की भूमिका से बाहर निकल ही नहीं पाते। वहां गिने चुने कुछ नेता ऐसे जरूर हैं जो समय समय पर मुखर होते हैं, लेकिन एक संगठन के रूप में वहां भी कांडे ही लगे हुए हैं, इसलिए झोंतुओं की जिम्मेदारी बिना किसी रोक टोक के सतत चल रही है। रोकने टोकने का काम अब भी विपक्ष से ज्यादा जनता खुद निभा रही है, जैसे खलंगा के जंगल में हो रहे अतिक्रमण के मामले में दीपशिखा रावत ने निभाई। दीपशिखा इसी इलाके की रहने वाली हैं और अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए इस क्षेत्र में जाती हैं। बीते हफ्ते भी एक दिन सुबह वो वॉक करते हुए जब यहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि वन क्षेत्र में कुछ लोग फेंसिंग कर रहे हैं और वहाँ एक बड़ा लोहे का गेट भी लगा दिया गया है। वहाँ मौजूद लोगों से जब उन्होंने इस बारे में सवाल किए तो उन लोगों ने बताया कि ये 40 बीघा ज़मीन अशोक अग्रवाल नाम के किसी व्यक्ति की है और उन्हीं की ज़मीन पर यह काम हो रहा है। साल के पेड़ों वाले इस घने जंगल में इस तरह काम होते देख जब उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से शिकायत की तो विभाग ने बस ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ये वन विभाग की ज़मीन नहीं है। बाकी बात देखिए कि एक आम नागरिक अगर अपने ही आंगन में लगा हुआ कोई पुराना पेड़ भी काटता है तो वन विभाग तमतमाता हुआ उनके घर आ धमकता है, लेकिन यहाँ साल का घना जंगल कट रहा था और विभाग ने बस इतना ही कहा कि ये ज़मीन उनकी नहीं है, वो भी बिना किसी दस्तावेज को क्रॉस चेक किए। ऐसे में जब दीपशिखा रावत ने मौके पर एक वीडियो बनाया और ये वीडियो वायरल हुआ, तब दबाव पड़ने पर फॉरेस्ट विभाग ने स्वीकार किया कि यहाँ तो कई पेड़ काटे जा चुके हैं और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कमाल है हमारी देवभूमि, जहाँ राजधानी में इस तरह के काम हो जाते हैं जो हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की इंटेलिजेंस पर ही आए दिन सवाल खड़े करते हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद यहाँ भी सबसे पहले स्वाभिमान मोर्चा के ही लोग पहुंचे, जिनमें मोहित डिमरी भी शामिल थे, और इन लोगों ने वहां लगाए गए खंभों को खुद से ही उखाड़ फेंका। कांग्रेस नेता पंकज छेत्री समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया। तब जाकर वन विभाग ने यहाँ 22 पेड़ों के कटान का मुकदमा दर्ज किया। लेकिन मौके पर पहुंचे लोग बताते हैं कि काटे गए पेड़ों की संख्या 100 से भी ऊपर है। रील्स में बेहद मजबूत नजर आती धामी सरकार को आप विशेष बधाई भेज सकते हैं कि एक तरफ तो वो चमोली जिले में दशकों से रह रहे स्थानीय लोगों को नोटिस भिजवा रही है कि उनके घर वन क्षेत्र में हैं, इसलिए उन्हें अपने घर छोड़ने होंगे। दूसरी तरफ खलंगा के ऐतिहासिक जंगलों में दर्जनों पेड़ों का कटान हो जाता है, खंबे गाड़ दिए जाते हैं, गेट लगा दिए जाते हैं, रिजॉर्ट और अपार्टमेंट बनाने की तैयारी हो जाती है, लेकिन सरकार बहादुर को खबर तक नहीं होती। जनकवि गिरदा ऐसे मौके पर और भी प्रासंगिक लगते हैं, जिन्होंने सालों पहले लिख दिया था कि जंगल में बंगला लग जाए और बंगले में जंगला लग जाए, बनबिल ऐसा लागू होगा मरे भले बनवासी, पानी बिच मीन प्यासी, खेतों में भूख उदासी, ये उलट बांसियां नहीं कबीरा, खालिस चाल सियासी। खलंगा के मामले में ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन को सच में खबर ही न पड़े कि पेड़ों का कटान हो रहा है और वहां निर्माण की तैयारी हो चुकी है, लेकिन ये खालिस सियासी चाल है जिसके चलते तिनका तिनका कर पूरा प्रदेश बेच दिया गया है। इस सब के बावजूद भी हमारे अखबारों में ये घोटालों और भ्रष्टाचार की खबरें जगह क्यों नहीं बना पाती, इसे समझने के लिए अब आप ये आरटीआई देखें। ये आरटीआई भी मुख्य विपक्षी दलों के किसी नेता के हवाले से नहीं, बल्कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के ही हवाले से सामने आई है। मोर्चा के प्रवक्ता हिमांशु रावत ने आरटीआई के माध्यम से ये सूचनाएं मांगी थी कि धामी सरकार के 3 साल पूरा होने पर इस बात का प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार ने कितने रुपए घाम लगाए। इसके जवाब में उन्हें जो सूचनाएं मिली हैं उन्हें प्रदेश के लोगों को ध्यान से देखना चाहिए।
जनता एक पूर्ण बहुमत की सरकार इसीलिए चुनती है कि वो सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करे। लेकिन अब इस 5 सालों में भी हर साल पूरा होने पर जनता की कमाई ठिकाने लगाने के रास्ते निकाले जा चुके हैं। 3 साल पूरे होने पर धामी सरकार ने सिर्फ देहरादून नगर निगम क्षेत्र में ही 19,70,730 रुपए के तो यूनिपोल लगवाए हैं। ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ नगर निगम क्षेत्र की बात हो रही है, पूरे जिले की या पूरे शहर की भी नहीं। ऐसे ही हरिद्वार नगर निगम में 4,95,600 रुपए के यूनिपोल लगे। नगर निगम क्षेत्र रुड़की और कोटद्वार में 14,04,000 रुपए के यूनिपोल लगे। हल्द्वानी और ऋषिकेश में 16 लाख के यूनिपोल। देहरादून में ही कियोस्क साइज के पोल 25,38,000 के। हल्द्वानी में कियोस्क साइज के पोल 16,92,000 के। देहरादून के कैंट क्षेत्र में अलग से 10 यूनिपोल 4,76,910 रुपए के। प्रदेश के जिला मुख्यालयों में होर्डिंग अलग से लगे जिनका खर्चा आया कुल 8 लाख रुपए से ज़्यादा। सरकार चलाना मुश्किल काम होता है, जनता को खुश करना और भी मुश्किल। लेकिन जनता को यह एहसास कराना कि प्रदेश में बाकी सब खुश हैं, ये काफ़ी आसान होता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स पर करोड़ों रुपए यही एहसास करवाने के लिए फूंक दिए जाते हैं और सूचना के तमाम माध्यमों की गिच्ची भी रुपयों से बुझा दी जाती है। 3 साल पूरा होने पर सरकार ने होर्डिंग्स और यूनिपोल पर तो करोड़ों रुपए लगाए ही, अखबारों की भी इस मौके पर खूब चांदी हुई। बल्कि ऐसे ऐसे अखबारों को भी जिनका नाम भी आप शायद आज पहली बार ही सुनेंगे। 23 मार्च के दिन सरकार ने अखबारों और पत्रिकाओं को 2,36,43,808 रुपए के विज्ञापन दिए और ये सिलसिला पूरे महीने भर तक चला, जिसमें करोड़ों अतिरिक्त रुपए लगाए गए। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि अखबारों में घोटालों और भ्रष्टाचार की खबरों को क्यों प्रकाशन नहीं मिलता। बेचारे अखबार वाले करें भी क्या, विज्ञापन छापने के बाद अखबार में जगह ही कहाँ बचती है जो असली खबरों को छाप सकें। बहरहाल करोड़ों रुपए फूंक दिए जाने की खबरें तो अब आम हो चुकी हैं, इसलिए अब आप जरा इन अखबारों के नाम सुनिए जिनको विज्ञापनों के नौले से एक एक तुराक लगातार पिलाई जाती है। इस पन्ने के ऊपर वाले कॉलम में जो 26 नाम दर्ज हैं वो हिंदी और अंग्रेजी के ऐसे अखबार हैं जिनका नाम आपने सुना ही होगा, जिन्हें सबसे ज़्यादा विज्ञापन मिलते हैं। लेकिन दूसरे कॉलम पर गौर कीजिए, इन खबरवीरों में शामिल हैं माताए अखिरत, आज़ाद नमाइदश, जनलोक चिंतक, मीडिया दर्शन, खरी कसौटी, उर्दू दैनिक हमारा मकसद, ग्रामीण सहारा, तरुण समाचार, प्रातः बिगुल, दिल्ली का भविष्य, करंट न्यूज़, प्रातः किरण, तासीर, भेदी नज़र, उत्तम हिंदू, लोक बिंब, राज एक्सप्रेस, ख्वाजा एक्सप्रेस, अमर भारती, न्यूज़ ओपनर, अजय भारत, अमृत विचार, धारा न्यूज़, उत्तर प्रहरी, नव दर्पण, टुडे टाइम्स, जनमंच संदेश, हमारा मेट्रो, हिंद सहारा, उर्दू खबर एक्सप्रेस, अमृत इंडिया, हमारा समाज, हॉन्क, सहाफत, पीपुल्स एक्सप्रेस, कौमी पत्रिका, हिंदुस्तान दर्पण, राष्ट्रीय पहल, रोज़ाना खबरें, सिख टाइम्स, प्रातः संदेश, संजना भारती। ये नाम सुनकर आपको ये भी एहसास हो गया होगा कि विज्ञापन बांटने के मामले में पूरी तरह से हमारी सरकार सेक्युलर तो है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी और सुनिए, ये तो सिर्फ दिल्ली वाले अखबार थे। उत्तराखंड सरकार से विज्ञापन रूपी आशीर्वाद पाने वालों में देश के कई राज्यों के खबरवीर शामिल हैं। उनकी सूची भी देखिए। इसमें लखनऊ वाले खबरवीर हैं संवाद प्रतिदिन, वॉइस ऑफ लखनऊ, आज की रिपोर्ट, संचार प्रकाश, गांव देश, एक संदेश, युग जागरण, इंटरनल न्यूज़, स्वदेश प्रकाश, कर्फ्यू टाइम्स, संदोली टाइम्स, निष्पक्ष प्रतिदिन, तरुण मंत्र, स्वतंत्र बात और समृद्धि न्यूज़। इसके अलावा हैं न्याय का प्रहरी प्रयागराज, कौमी मंजिल प्रयागराज, चॉइस टाइम्स मिर्ज़ापुर, यूनाइटेड भारत प्रयागराज, सहज चेतना प्रयागराज, आज़ाद सिपाही रांची, भेदी नज़र फरीदाबाद, भारत एकता टाइम्स वाराणसी, यंग लीडर प्रयागराज, उपभोक्ता की दुनिया साराबस्ती, पीपल्स समाचार भोपाल, अवंतिका इंदौर, अग्निवाण नोएडा, रोज़ाना चंडीगढ़, अर्चना ग्वालियर, सत्ता सुधार भोपाल, लोक देश भोपाल, अक्षर विचार उज्जैन, विद्या भारत रीवा, सोन वर्षा वाणी औरंगाबाद, नवभारत टाइम्स औरंगाबाद, हमारा समाज पटना, मीडिया दर्शन सासाराम और धारा न्यूज़ मेरठ। तो उत्तराखंड की जनता को बधाई कि उनकी सरकार ने 3 साल में क्या क्या फरकाया, इसका डंका पूरे देश में पीटा गया।
फिर उसके लिए जनता के कुछ करोड़ रुपए अगर लग भी गए तो क्या हुआ। वैसे ये भी ध्यान रखें कि ये सिर्फ अखबारों के विज्ञापनों की सूची है। अभी टीवी, रेडियो, डिजिटल और अन्य माध्यमों में कितने रुपए लगे इसकी सूचना आना बाकी है। और ये भी ध्यान रखें कि ये सिर्फ 3 साल पूरे होने वाले विज्ञापन हैं। साल भर में ऐसे सैकड़ों विज्ञापन जाते हैं जिनका कुल बजट फिर सैकड़ों करोड़ का होता है। इस सूची को ही आप लोग गौर से देखिए। बड़े अखबारों को कितना रुपया सिर्फ 3 साल पूरे होने पर ही धामी सरकार ने दिया है। अखबारों का सरकार से विज्ञापन लेना कोई अपराध या गलत भी नहीं है, लेकिन विज्ञापनों के चलते पत्रकारिता की ही तिलांजलि दे देना और दरबारी गायक बन जाना गलत है। सरकार विज्ञापनों को एक टूल की तरह से इस्तेमाल करती है। जो मीडिया संस्थान जितना अच्छा दरबारी बनेगा उसे उतना ज़्यादा विज्ञापन, यानी विज्ञापनों के एवज में पत्रकारिता को ही गिरवी रखवा लिया जाता है। जबकि ये विज्ञापन सरकार अपने घर से नहीं देती, ये जनता का पैसा होता है जिसे सही पत्रकारिता के लिए खर्च होना चाहिए और इसीलिए मीडिया संस्थानों को उनके अधिकार के तौर पर यह पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अब नैरेटिव ऐसा बना दिया गया है कि विज्ञापन उसी मीडिया हाउस को दिए जाएंगे जो खबरों के नाम पर सरकार की वाहवाही करेगा। आम नागरिकों को भी ये विश्वास दिला दिया गया है कि विज्ञापन तो सरकार की पसंद वाले मीडिया घरानों को ही मिलने चाहिए। ये लगभग ऐसा ही है जैसे सीएजी, सीवीसी या लोकपाल कार्यालय को वेतन तभी मिले जब वो अपना काम ईमानदारी से करने की जगह सरकार का बचाव करने में लगे रहें, वरना उनका वेतन ही रोक दिया जाए। सीवीसी या लोकपाल की तरह ही मीडिया का काम एक वॉचडॉग का है, जनता को वो सब बताने का जो सरकार छिपाना चाहती है। जो सरकार खुद ही बताना चाहती है उसके लिए तो विज्ञापन है ही, खबर तो वही है जो सरकार छिपाना चाहती है। और इसीलिए जनता के पैसों का एक हिस्सा स्वतंत्र मीडिया को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए विज्ञापनों के रूप में उनके अधिकार के तौर पर उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन ये तो हुई आदर्श स्थिति। हकीकत में विज्ञापनों की तुराक उन्हीं की गिच्ची में तुराई जाती है जो सरकार के सूचना विभाग का काम पत्रकारिता की आड़ में करते हैं। आप में से जो लोग अखबार नहीं भी खरीदते उनका पैसा भी अखबारों को जाता है, और कैसे कैसे अखबारों को जाता है उसकी सूची हमने आपको बांटकर सुना ही दी है। हमारे प्रदेश में तो ऐसे कई अखबार निकलते हैं जिनकी कुल 3 या 4 या हद से हद 10 प्रतियां छपती हैं और सूचना विभाग में जमा हो जाती हैं ताकि विज्ञापन के नाम पर निरंतर पैसा मिलता रहे। उस सूची को किसी और दिन बांचेंगे। फिलहाल आप लोगों से आग्रह है कि स्वतंत्र मीडिया को समर्थन दें। जो भी मीडिया हाउस आपको लगता है कि सरकारी विज्ञापनों के दबाव से मुक्त होकर काम कर रहा है, अपने अपने स्तर पर उसे सपोर्ट जरूर करें। बीते हफ्ते एक बुरी खबर केदारनाथ से भी आई, जहां एक और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। बीते 1 महीने में ही उत्तराखंड में होने वाली ये 5वीं हवाई दुर्घटना है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक रह चुके जी.के. चौकियाल जी के साथ हवाई दुर्घटनाओं पर एक विस्तृत पॉडकास्ट किया था। 4 धाम में चल रही हेली सेवाओं के सवाल पर उन्होंने बताया था कि मौसम के थोड़ा भी बिगड़ने पर ये सेवाएं कितनी घातक हो जाती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ वीआईपीज़ को ही ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर में लाना ले जाना सुनिश्चित किया जाता है। बाकी तमाम यात्रियों का जीवन मुनाफा पीटने की होड़ में लगातार दांव पर लगा होता है। ऊपर से खराब मौसम में भी हवाई सेवाओं का रिस्क उठाया जाता है और सूर्योदय से सूर्यास्त वाली समय सीमा को भी मुनाफे के लिए पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है। इस तरह का हादसा होने पर एक समिति बना दी जाती है, लेकिन अगले ही दिन सब वापस उसी ढर्रे पर लौट आता है। हेली सेवाओं वाले ऐसी मनमानी बिना शासन प्रशासन की मिलीभगत के कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ भी भयानक भ्रष्टाचार पनपता है जिसमें लोगों का जीवन तक दांव पर लगा दिया जाता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में दाखिल हुई एक जनहित याचिका में दिल्ली के एक ट्रांसपोर्टर ने ये सवाल भी उठाए हैं कि कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से हेलीकॉप्टर टिकट्स का गोरख धंधा फल फूल रहा है। नियमों की सीधी अनदेखी को इस खबर के माध्यम से भी आप समझ लीजिए। अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने कहा था कि अब केदारनाथ में हर घंटे सिर्फ 9 उड़ानें होंगी और एक बार में सिर्फ 3 या 4 यात्री ही एक हेलीकॉप्टर में सवारी कर सकेंगे। लेकिन जो हादसा अभी हुआ है उसमें पायलट समेत कुल 7 लोग सवार थे। इन सभी लोगों का इस हादसे में निधन हो गया। क्या इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार और मुख्यमंत्री की नहीं बनती, जिनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी है? वैसे मूल सवाल तो ये भी होना चाहिए कि आखिर इतने ऊंचे डांडों में और संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट होनी ही क्यों चाहिए? हेलीकॉप्टरों की अति पहले ही कई आपदाओं का कारण बन चुकी है। इस संबंध में कुछ समय पहले वरिष्ठ पत्रकार विकास बहुगुणा ने एक टीप करते हुए लिखा था, पहले हम ऐसे नहीं थे। हमारे पुरखे मानते थे कि ऊंचे हिमालयी इलाकों में इंसानी दखल कम से कम होना चाहिए।
वे ऐसा मानते ही नहीं थे बल्कि अपने बर्ताव में इसका ख्याल भी रखते थे। जैसे बुग्यालों में जाने के ये अलिखित कायदे थे कि वहाँ जोर जोर से न बोला जाए। बताते हैं कि अभी आधी सदी पहले तक यात्री गौरीकुंड से सुबह सुबह निकलते थे और 14 किलोमीटर दूर केदारनाथ के दर्शन करके शाम तक वापस लौट आते थे। हमारे पुरखों ने केदारनाथ में जैसे भव्य मंदिर बना दिया था, वैसे ही वहाँ रात बिताने के लिए और भवन भी वे बना ही सकते थे, लेकिन कुछ सोचकर ही उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। सोच शायद यही रही होगी कि जिस फसल से पेट भर रहा है उसके बीज हिफाजत से रखे जाएं, यानी करोड़ों लोगों का जीवन चलाने वाली गंगा यमुना जैसे सदा नीरा नदियों के स्रोत जिस हिमालय में हैं उसे कम से कम छेड़ा जाए। कहते हैं कि हिमालय में देवता विश्राम करते हैं, तो उन्हें क्यों डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन जिन इलाकों में ज़ोर से न बोलने तक की सलाह थी, वहाँ आज भयानक शोर है। सड़कों और बांधों के लिए पहाड़ों के परखच्चे उड़ाते डायनामाइट से लेकर श्रद्धालुओं को तीर्थ के फेरे करवाते हेलीकॉप्टरों तक इस शोर ने प्रकृति की नींद में खलल पैदा कर रखा है। पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में नदियों का रास्ता मारकर बेपरवाही से बना दिए गए बांध, होटल, रिजॉर्ट हों या जगह जगह प्लास्टिक की बोतलें और थैलियों के अंबार, ये सब बताता है कि एक समाज के तौर पर हमें खुद सुधरने की ज़रूरत है। नहीं सुधरेंगे तो ये परिमार्जन देर सबेर प्रकृति खुद कर लेगी, और वो कितना क्रूर हो सकता है ये हम केदारनाथ से लेकर ऋषिगंगा त्रासदी तक देख ही रहे हैं। हिमालय बदल रहा है, हम कब बदलेंगे। जाते जाते एक अच्छी खबर ये कि उत्तराखंड का चर्चित बैंड पंडौ यानी कि पांडवास इन दिनों काफल फेस्टिवल का आयोजन करवा रहा है। ये फेस्टिवल 16 से 20 जून तक है और देहरादून या हल्द्वानी में नहीं बल्कि पहाड़ों में है। रुद्रप्रयाग के सारी गाँव में हो रहे इस फेस्टिवल को पूरी तरह से स्थानीय लोगों के सहयोग से आयोजित करवाया जा रहा है और पूरा फेस्टिवल प्लास्टिक फ्री हो रहा है। पहाड़ी भाषा में कवि सम्मेलन, पर्यावरण के सवालों पर चर्चा और पांडवास की प्रस्तुति के साथ ये फेस्टिवल 20 जून को समाप्त होगा। आप लोग अगर इस फेस्टिवल में शामिल होना चाहते हैं तो पांडवास के या काफल फेस्टिवल के इंस्टाग्राम पेज पर इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी उनके पेज पर उपलब्ध है और गांव में ठहरने के लिए होम स्टेज की पूरी सूची भी, जिसके ज़रिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो इस फेस्टिवल में हिस्सा ज़रूर लें, ताकि पहाड़ों में इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा मिल सके जो प्रकृति के साथ साम्य बनाकर आयोजित हो रहे हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पहलाद, नमस्कार।